हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक, तो देखिए जिन फॉर्मूलों की मैं बात कर रहा हूं ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलों का रिवीजन कराऊंगा जो फॉर्मूले आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा, एक तो आप इंटीग्रेशन से कनेक्ट हो जाएंगे जिससे कि आपको मल्टीपल इंटीग्रेशन बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूलों को, है ना। तो हमारा इंटीग्रेशन का पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ठीक, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो हमारा पहला फॉर्मूला वो है x की पावर n dx। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सबको पहले से ही आता भी होगा क्योंकि क्लास 12th में आपने इसका बहुत ज्यादा यूज किया है। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं है। देखिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है अगर n की वैल्यू -1 है। यहां पर n-1 नहीं होना चाहिए। अगर n-1 है तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर n-1 होगा तब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकंड फॉर्मूला हमारे पास यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब देखो यहां पर जो n की वैल्यू है ना वो -1 है। देखिए जब n-1 होगा तो n-1 होने का मतलब है x की पावर -1 और x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। तो एक्चुअल में जब n की वैल्यू -1 है तब हमारे पास 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। मतलब ये फॉर्मूला जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा ये तब है जब n की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर -1 नहीं है तब ये फॉर्मूला वैलिड है और जब n की वैल्यू -1 है तब ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है ना, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। ये तो सभी को याद रहता है, बहुत ही सिंपल है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो e की पावर x ही होगा n+c। c यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, फोर्थ फॉर्मूला। देखिए फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का और इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, है ना। अब यहां पर हमारे पास देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू, देखिए साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x के इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी, माइनस कॉस x प्लस सी। ये हमारा नेक्स्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब इसके बाद आएगा cos x। ठीक है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, लेकिन पहले एक बार इन फॉर्मूलों को जरा ध्यान से देखिए। देखिए जैसे हमारा पहला फॉर्मूला x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1। देखिए मैं यहां पर जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको बता रहा हूं ये सभी फॉर्मूले कब वैलिड होंगे। देखिए क्या हमेशा जरूरी है कि x की पावर n ही हो? ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पर लिखा हो 2x की पावर 2x प्लस 1 की होल पावर 5, है ना। तो यहां पर देखिए यहां 2x प्लस 1 की पावर 5 है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए अगर x के प्लेस पे, ध्यान रखना, अगर x के प्लेस पे कोई लीनियर इक्वेशन आ जाती है, अगर x के प्लेस पे कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाती है तब भी ये सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे, तब भी ये सारे फॉर्मूले क्या होंगे, वैलिड होंगे। जैसे मैं आपको, देखिए ध्यान दीजिए मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार बता देता हूं ये फॉर्मूले हमारे पास कब वैलिड होंगे, है ना। देखिए
देखें जरा, चलिए देखिए, जैसे हमारा पहला जो फॉर्मूला है ना, पहला फॉर्मूला क्या है, x की पावर n dx। अब देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, a x प्लस बी की होल पावर n dx, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए फॉर्मूला तो यही है ना। अब जरा ध्यान देना, अगर x के प्लेस पे, देखिए यहां पर मैंने x के प्लेस पे क्या लिखा है, ax प्लस बी लिखा है। अगर आप x के प्लेस पे कोई लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं तब भी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। कैसे, जरा ध्यान दें, यहां पर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की होल पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ठीक, अब जरा ध्यान दें, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब क्या करना है, देखिए जैसे हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला लिखते थे तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a आएगा। ठीक, तो जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखते थे तो हम a को मल्टीप्लाई में लिखते थे। ठीक, इंटीग्रेशन करते समय a को डिवाइड में लिखेंगे, a को कहां लिखेंगे, डिवाइड में, इस तरह से। ठीक है, ए को डिवाइड में। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन के मैं आप लोगों को जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूं, ये फॉर्मूले x के लिए भी वैलिड है। और अगर x के प्लेस पे कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, जैसे यहां पर देखो ax प्लस बी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो। अगर x के प्लेस पे कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए तब भी ये सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे, तब भी ये सारे फॉर्मूले क्या होंगे, वैलिड होंगे, अगर x के प्लेस पे लीनियर इक्वेशन आ जाए। ठीक, चलिए तो देखिए अभी मैं आपको ये फॉर्मूले बता रहा हूं, बाकी जब हम मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको किस तरह से इन फॉर्मूलों को यूज करना है वो आप लोगों को वहां पर समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप फॉर्मूले देखिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन एक्स हो गया कॉस एक्स dx, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। देखिए यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। यहां पर उल्टा है, उल्टा क्यों है, देखिए अगर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा तभी तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, सेवंथ फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, अब बात करते हैं tan x की। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो देखिए tan x का इंटीग्रेशन होता है log माइनस log cos x माइनस log cos x प्लस c। ठीक है, देखिए cos x के दोनों तरफ मैंने मॉड लगाया। ठीक है, मॉड इसलिए लगाया क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो यहां पर जो cos x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो tan x का फॉर्मूला माइनस log cos x प्लस c, या फिर हम इसको लिख सकते हैं log sec x भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, एट्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ देखिए tan हो गया हमारे पास, अब हम बात करते हैं cot x की, cot x dx। तो देखिए cot x का इंटीग्रेशन कितना होगा, cot x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sin x प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, नाइन्थ फॉर्मूला, देखिए tan का भी हो गया, cot का हो गया, अब हम बात करते हैं sec x की, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो देखिए sec x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c। देखो अगर आप ध्यान दें, साइन और कॉस का, साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, लेकिन बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सभी का इंटीग्रेशन लॉग की फॉर्म में आता है। जैसे हमारा नेक्स्ट है 10th, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। अब आगे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन का, नेक्स्ट फॉर्मूला जरा ध्यान दें, नेक्स्ट फॉर्मूले पे 11th, देखिए 11th फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन का। अब यहां पर हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अगर आपको याद हो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा, उल्टा एकदम अपोजिट है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, क्यों? क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। नेक्स्ट हमारे पास 12th फॉर्मूला, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सेक स्क्वायर एक्स हो गया, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब जरा ध्यान करिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था? कॉट एक्स का। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 13 फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। अब जरा आप ध्यान दें, सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था? सेक एक्स का। देखो ध्यान से देखो, सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था? सेक एक्स का। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट 14 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स। अब जरा ध्यान करिए, याद करिए कि कॉसेक एक्स और कॉट एक्स भी किसी का डिफरेंशिएशन होता है और वो होता है कॉसेक एक्स का, है ना? किसका होता है? कॉसेक एक्स का। ठीक, तो यहां पर हमारे पास कॉसेक एक्स प्लस सी, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, इसलिए यहां पर माइनस भी आएगा। ठीक है ना, माइनस भी आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला, तो हमारे पास 14 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट फार्मूले की मैं बात करूं तो अब हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हम लेकिन रिवर्स में चलेंगे, मतलब हम देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए जरा हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट में 1 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहां पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअल में देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम देखते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, क्योंकि अगर आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो यही आएगा। ठीक है ना, तो 1 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप ध्यान देंगे, अगर यहां पर ए की जगह 1 होगा, ए की जगह क्या होगा? 1 होगा, तो देखिए अगर ए की जगह 1 होगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए की जगह 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक, यानी कि अगर ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये साइन इनवर्स एक्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये उसी का रेसिप्रोकल लिखा है, उसी का रिवर्स लिखा हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए अब देखो आगे जरा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए हमारे पास, देखिए हाँ, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखें जरा, देखिए 16, देखो 16 में क्या होगा, अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं, देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर सिर्फ माइनस लगा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो यहां पर अगर ऐसा क्यों हुआ है, अगर आपको याद हो, देखिए कॉस इनवर्स एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें केवल प्लस माइनस का अंतर होता है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए यहां पर जब ये प्लस है
तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आया, और जब ये माइनस है तो इसका इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गया। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला देखें 17। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा। देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, इस फॉर्म में किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का। ठीक है ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखो नीचे भी 1 की जगह बस a है, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। देखिए यहां पर जो ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं उन पे भी अगर आप ध्यान दें तो ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हमारे एक तो यहां तक 14 तक तो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 के बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है ना, और यहां पर tan इनवर्स का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट 18 देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, अब इसी में माइनस लगा देते हैं, -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। चलिए अब आगे देखें नेक्स्ट फॉर्मूला 19। यहां पर क्या होगा, अब देखो 19 फॉर्मूला, अब हमने यहां पर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आ गया, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, tan इनवर्स एक्स आ गया, कॉट इनवर्स एक्स आ गया। अब हमारे पास बचा सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए सेक इनवर्स एक्स का ही डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में आता था, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा प्लस सी। अब इसके आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखें जरा, नेक्स्ट फॉर्मूला 20। देखिए 20 इसी में माइनस लगा दीजिए, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है। ठीक है ना, तो देखिए इन सभी फार्मूलों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने क्लास 12th में इन फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको याद भी होंगे, है ना, मैक्सिमम आपको याद भी होंगे। तो इसमें से साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो फार्मूले तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हमारे पास ये 20 एकदम बेसिक फार्मूले हो गए इंटीग्रेशन के। अब आगे देखें जरा। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है कि देखिए ये जितने भी फार्मूले मैंने अभी तक लिखे हैं या जो मैं आगे लिखूंगा, जितने भी मैंने लिखे हैं और जितने भी फार्मूले आगे लिखूंगा, ये सभी फार्मूले एक्स के लिए तो वैलिड है ही। ठीक है, एक्स के साथ साथ अगर एक्स के प्लेस पर हम कोई लीनियर इक्वेशन लिख दें तो उसके लिए भी वैलिड है। x के प्लेस पे अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिख दें तो उसके लिए भी वैलिड है। लेकिन याद रखना, अगर x के प्लेस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन आ गई तो इंटीग्रेशन का एक भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का एक भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए इसी चीज में बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं कि देखिए डिफरेंशिएशन में, अगर डिफरेंशिएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी पावर है तो वहां पर डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं चेन रूल से, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब हमारे पास x के प्लेस पर लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए, क्यूबिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे आपको। जब हम क्वेश्चन मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें ये फॉर्मूले कहां पर लगाने हैं। वैसे आपको पहले से ही क्लास 12 से आते होंगे, है ना, और जो आप भूल चुके होंगे वो सब याद आ जाएगा आपको। चलिए अब आगे नेक्स्ट फार्मूला देखें। नेक्स्ट फार्मूला, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास कितने फार्मूले हो चुके हैं, 20 हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास 21 है ना, 21। देखिए अब ये जो फार्मूले मैं लिखने जा रहा हूं, है ना, क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़े होंगे सम स्पेशल इंटीग्रल, वही फार्मूले मैं अब लिख रहा हूं, सम
स्पेशल इंटीग्रल, और जो सम स्पेशल इंटीग्रल क्लास 12 में दिए होते हैं उनमें से 2-3 फॉर्मूले मैं आपको बता भी चुका हूं, जैसे tan इनवर्स x अपॉन a है ना, ये भी क्या है स्पेशल इंटीग्रल में आता है, और sin इनवर्स x अपॉन a ये भी स्पेशल इंटीग्रल के अंदर ही आता है क्लास 12 में। चलिए अब आगे देखिए स्पेशल इंटीग्रल के बचे हुए बाकी फॉर्मूले क्या क्या हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक, ये फॉर्मूला हमारे पास। अब ध्यान देना यहाँ देखिए यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्पेशल इंटीग्रल क्या है 22, तो फॉर्मूला नंबर 22 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये भी नहीं आया हमारा, है ना, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जरूर, लेकिन वो रूट में है, किसमें है, रूट में है, और यहां पर जो मैंने लिखा है ये रूट के बाहर है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स एंड प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 23, तो 23rd फॉर्मूला है ना, 23rd फॉर्मूला। तो अब 23rd फॉर्मूले में हमारे पास 2 फॉर्मूले रूट के आएंगे, किसमें आएंगे, रूट में। तो देखिए रूट में हमने यहाँ लिखा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अब इसका रिवर्स वाला बचा हुआ है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस, देखिए ये बहुत आसान है, लॉग एक्स प्लस जो भी नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर है उसको यहां पर ऐड कर दो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए जितने भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं ना, आप लोगों को मुझे अच्छे से मालूम है, आप सभी लोगों को क्लास 12th में ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होंगे, है ना। तो अभी भी अगर आपको क्लास 12th में ये याद थे, है ना, तो अभी भी आपको बहुत आसानी से ही याद हो जाएंगे, ठीक। चलिए 24 फॉर्मूला नंबर 24 है ना, तो यहां पर देखिए 24 में क्या होगा, 1 अपॉन, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, अब मैं इसको प्लस कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये फॉर्मूला पीछे नहीं था, देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, और यहां पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो बाहर एक्स था, तो इसलिए वो डिफरेंट है फॉर्मूला, है ना। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए तो हमारा ये फॉर्मूला नंबर 24 कंप्लीट हो गया, है ना, 24। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला 25, देखिए इधर लिख देता हूं, हाँ, तो 25th फॉर्मूला आप देखें जरा क्या होगा। देखिए अब ये हमारे पास 3 और फॉर्मूले बचे हुए हैं, देखिए जरा कौन कौन से हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर इंटीग्रेशन 25th फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहां पर भी अगर मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बात करूं तो देखिए जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। देखिए यहां पर ये सभी फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे, ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और जो मैं इधर लिख रहा हूं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जब हम मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो मल्टीपल इंटीग्रेशन में हमारे पास पैराबोला, सर्कल, ये सब आएंगे, है ना। पैराबोला सर्कल का एरिया हमें कैलकुलेट करना होगा, तो वहां पर इस तरह के एक्सप्रेशन बनते हैं, सर्कल में भी पैराबोला में भी, ठीक है ना। तो इस तरह के फॉर्मूले हमारे पास, इलिप्स में, सॉरी,
इलिप्स में और सर्कल में इस तरह के फॉर्मूले बनेंगे और वहां पर हमें इन फॉर्मूलों को यूज करना होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जरा ध्यान से देखें क्या होगा इसका फॉर्मूला। देखिए ये थोड़े से बड़े फॉर्मूले होते हैं लेकिन आसान है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, x अपॉन टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस साइन आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू, उसके बाद लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा प्लस सी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आसान है इसको याद करना। देखो क्या है, एक्स बाई टू यहां पर वही आ गया जो हमारा फॉर्मूले में लिखा था, माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस फिर से इसी को ऐड कर दो वहां पर, ठीक है ना। 26 फॉर्मूला नंबर 26। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर हम माइनस की जगह प्लस कर देते हैं और dx, तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x अपॉन टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए तीनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए x अपॉन टू फॉर्मूला जो हमारा जिसका हमने फॉर्मूला पूछा वही लिख दिया, फिर से माइनस, अब माइनस नहीं आएगा, यहां पर प्लस आएगा, यहां प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक। अब आगे देखें नेक्स्ट 27 फॉर्मूला नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, और यहां पर इस बार लॉग नहीं आएगा इस वाले फॉर्मूले में, इसमें आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमारे पास देखो 27 फॉर्मूले हैं, है ना। इसमें से जो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले तो सभी इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इस स्लाइड में जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो इन फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, ये सभी फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक। अब देखो इनके बाद आगे हम बात करते हैं, देखिए हाँ, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, है ना, इंटीग्रेशन के, मैंने आपको 27 फार्मूले बताए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास देखिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी भी हम बात करते हैं। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में देखिए क्या क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 3 मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के, जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये मैं जब क्वेश्चंस में आएगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, है ना। तो इसका यूज भी आएगा हमारे मल्टीपल इंटीग्रेशन में, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअल में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम वहां पर करते हैं जहां पर आपको जो इंटीग्रेशन है उसमें जो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, है ना, तो उसमें आपको ऐसा दिया होगा कि कोई फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशिएशन भी उसी में लिखा होगा, फंक्शन भी गिवन होगा आपको एक और उसका डिफरेंशिएशन उसी इंटीग्रेशन के अंदर होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, इजीली हो जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। देखिए बहुत सारे एक्सप्रेशन हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो पहले हमें उनका क्या करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को एक बार डिफरेंशियल कैलकुलस में बता चुका हूं, ठीक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस में। हालांकि मल्टीपल इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है, जहां पर आएगा तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा, ठीक।
उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कब यूज करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन में जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं तो हम वहां पर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं लगा सकते हैं, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सभी जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सभी सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हर जगह वैलिड नहीं है, ठीक। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जरा एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए जरा ध्यान से क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक है u और एक है v, दोनों लिखे इंटीग्रेशन, दोनों लिखे मल्टीप्लीकेशन में, और हमें इन दोनों का करना है इंटीग्रेशन। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है। तो मैंने अभी फर्स्ट मान लिया u को और सेकंड मान लिया v को, ठीक है ना, सेकंड मान लिया v को। लेकिन क्या जो पहली पोजीशन पे लिखा होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो दूसरी पे लिखा होगा वो सेकंड होगा? ऐसा नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो वहां पर जो पहले लिखा आप उसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं और जो दूसरा फंक्शन है उसको आप सेकंड मान सकते हैं। वहां किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि किसको पहला लेना है और किसको दूसरा लेना है। और देखिए फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हम फंक्शन डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। तो मेरे ख्याल से ये मेथड आपको अच्छे से आता होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। देखिए आइलेट, आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए अगर आपको जिसका इंटीग्रेशन करना है, अगर उन दो फंक्शन में से एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो इसके साथ में दिया होगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। साथ वाला फंक्शन हो सकता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो इनमें से कोई भी फंक्शन हो वो सेकंड होगा, फर्स्ट होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। तो अगर यहां पर एक फंक्शन लॉगरिथमिक है और देखिए ध्यान देना लॉगरिथमिक के साथ अब इनवर्स होगा तो वो तो फर्स्ट है ही, ठीक है। हम लॉगरिथमिक का कंपैरिजन अब इनवर्स से नहीं कर रहे हैं। अगर लॉगरिथमिक एक फंक्शन लॉगरिथमिक है और दूसरा फंक्शन इसके नीचे वाले में से कोई है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या एक्सपोनेंशियल है, तो उस केस में लॉगरिथमिक को 1 मानेंगे और इसके आने वाले नीचे वाले कोई भी फंक्शन हो उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसी तरह से अगर एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है और एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ इसके नीचे वाले में से या तो ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हो या एक्सपोनेंशियल दिया हो, तो ऐसे केस में एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और इनमें से कोई भी हो उसको सेकंड एज्यूम करेंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, ध्यान देना, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर ऊपर से कोई फंक्शन दिया है तो ऊपर वाला फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के नीचे वाला फंक्शन दिया साथ में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। अब जरा फॉर्मूले पर ध्यान देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, तो जब आप बाय पार्ट्स लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, तो पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, मान लिया हमने यहाँ पर कि u फर्स्ट है और v क्या है, सेकंड है, ठीक। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट को आप ऐसे ही लिखेंगे, है ना, और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे और सेकंड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए फर्स्ट को ऐसे ही लिखा और सेकंड का कर दिया इंटीग्रेशन, माइनस, उसके बाद देखिए माइनस, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करना है जरा ध्यान देना, फर्स्ट का करना है पहले डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या है u, तो u का करेंगे आप डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, ठीक। इसके बाद u का डिफरेंशिएशन हो गया और जो v है उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, v dx। और
ऐसा करने के बाद देखिए आपने v का इंटीग्रेशन किया, u का डिफरेंशिएशन किया, और जो आएगा उस पूरे का आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। जो भी यहां से आएगा उस पूरे का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। इस पूरे फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहां से जो भी आपको मिलेगा उस पूरे का आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमारा ये आ गया, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे जहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए होंगे और हमें उनका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल रूल है। तो देखिए जो फॉर्मूले अभी तक मैंने आपको बताए हैं, है ना, यहाँ पर आपको मैंने जितने भी ये फॉर्मूले बताए हैं, है ना, इंटीग्रेशन के 20 और 27 टोटल फॉर्मूले बताए हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं, है ना, जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखें कि ये सभी फॉर्मूलों में जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है एक्स भी हो सकता है, वाई वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल के प्लेस पे अगर लीनियर इक्वेशन कहीं पर भी आ रही है तो ये सारे फॉर्मूले वैलिड है। अगर लीनियर इक्वेशन कहीं पर भी आ रही है तो ये सारे फॉर्मूले क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए एक दो ध्यान से देखिए, यूज देखिए फॉर्मूले का। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी dx, ax प्लस बी, और यहां पर मैंने लिख दिया dx। तो अगर आप सोचे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो जरा ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यहां पर देखिए साइन का इंटीग्रेशन हमें क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो आप पहले तो लिख देंगे माइनस कॉस ax प्लस बी, ax प्लस बी प्लस सी, है ना भाई, साइन का माइनस कॉस हो गया। दूसरी चीज, अब लेकिन यहां पर x नहीं था, यहां तो ax प्लस बी था, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो देखिए ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा, क्या होगा, a होगा। डिफरेंशिएशन यहां पर आप डिफरेंशिएशन देखना है, a होगा। तो आप क्या करेंगे, जो a होगा आप उसको a से डिवाइड कर देंगे। देखिए डिफरेंशिएशन में a से मल्टीप्लाई करते थे, डिफरेंशिएशन में a से मल्टीप्लाई करते थे, और यहां पर करेंगे डिवाइड। यानी कि कहने का मतलब ये है, इंटीग्रेशन करते समय अगर कोई x का कोफिशिएंट है, अगर x का कोफिशिएंट है, इनमें किसी भी फॉर्मूले में, जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, अगर किसी भी फॉर्मूले में x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अगर किसी भी फॉर्मूले में x का कोफिशिएंट है तो आप क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, x के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, बाकी जब हम मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो तब मैं आपको सब बता दूंगा कि कहां पर क्या करना है और क्यों करना है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं ax प्लस बी, है ना। अब देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अब ऐसा नहीं है कि इसका हमने कोई फार्मूला लिख रखा है, फार्मूला नहीं लिख रखा है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो मैंने आपको बताया कि x के प्लेस पे अगर लीनियर इक्वेशन आ रही है तब भी फॉर्मूला वैलिड होगा। तो देखो ये तो लीनियर इक्वेशन ही तो है, ax प्लस बी, तो यानी कि ये फॉर्मूला वैलिड होगा यहां पर, log ax प्लस बी एंड प्लस सी। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो x का कोफिशिएंट है उससे आप इसको डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, उससे इसको आप डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। तो इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना जो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि हमें इंटीग्रेशन करते समय x के कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम मल्टीपल इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद कुछ हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में आपको मालूम है अच्छे से कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इनमें से भी कुछ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में पहली प्रॉपर्टी है ना, पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और मान लीजिए मुझे लिमिट दी है ए से बी। क्या दी है लिमिट? ए से बी। नीचे लिखता हूं, देखिए पहली प्रॉपर्टी एफ एक्स डी एक्स और लिमिट यहां पर लिखी है ए से बी। तो जरा देखो कितना हो जाएगा, लिमिट ए से बी है। देखिए अब जरा ध्यान दें, अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट को चेंज करना हो, आपस में एक्सचेंज करना हो, यानी कि b के प्लेस पे a और a के प्लेस पे b लिख दें, तो देखिए क्या होगा। अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज, तो एफ एक्स डी एक्स, तो ऐसे केस में यहां पर बाहर माइनस साइन आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस साइन। ये प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। जब आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होंगी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप सब लोगों ने पढ़ी है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो जब आप लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो यहां पर साइन आ जाता है माइनस का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, और यहां पर मैं लिख देता हूं ए से बी, ठीक है, ए से बी। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम इस लिमिट को, देखिए लिमिट ए से बी है, आप इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एफ एक्स डी एक्स और लिमिट को मैं ए से कर देता हूं सी प्लस, और उसके बाद इस लिमिट को सी से कर देते हैं बी, एफ एक्स डी एक्स। मतलब एक इंटीग्रल को आप एक से ज्यादा इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट। देखिए यहां पर लिमिट ए से बी थी, हमने इसको ब्रेक कर दिया ए से सी और उसके बाद सी से बी, एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है ना। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास लिमिट दी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर आप इसको 0 से a एफ ए ऑफ माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि आप अगर लिमिट 0 से a है एफ एक्स डी एक्स, तो आप फंक्शन में x की जगह पर a माइनस एक्स रख सकते हैं। इससे देखिए फायदा क्या होगा, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे देखें जरा, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक। तो यहां से हमने 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो यहां पर क्या आ गया 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी क्या है, 0 से 2a, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब जरा इस पे ध्यान देना, इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स, है ना, डबल हो गया। देखिए 0 से 2a था एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, लेकिन कब? इफ, अब ध्यान देना कब होगा ऐसा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर f 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होगी तब ये डबल हो जाएगा। ध्यान देना जरा, देखिए f आपको क्या करना है, x की जगह पर 2a माइनस एक्स रखना है। अगर 2a माइनस एक्स रखने के बाद अगर एफ एक्स आ जाता है तो ये वैल्यू डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। लेकिन यही वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है, यही वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है। कब? देखिए यही वैल्यू 0 के इक्वल होगी अगर इफ, किस कंडीशन में 0 के इक्वल होगी, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर ये माइनस एफ एक्स के बराबर है तो यही वैल्यू 0 भी हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। और इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए क्या है,
यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट होंगी वो -a से a होंगी, है ना। देखो ये सब प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा आपने इनका यूज किया है ना। -a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये भी 2 टाइम्स हो जाएगी 0 से a, ध्यान रखना लिमिट यहाँ पर -a से a थी और ये 0 से a हो गई, एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अब कंडीशन वही है कि कब होगा, ऐसा कब होगा, तो उस पर जरा ध्यान देते हैं। इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा तभी ऐसा होगा, ध्यान रखना। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये डबल हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है ना, कैसे चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सी ट्रिक होती है कि आप फंक्शन में x की जगह पर, आप फंक्शन में x की जगह पर -x रख दें, और ऐसा करने से अगर फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही फंक्शन आ जाता है, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर cos x की बात करूं, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया है ना, तो इसमें देखो अगर x की जगह पर आप -x रख देंगे ना, तो cos ऑफ -x कितना होता है, cos x ही होता है, यानी कि वापस एफ एक्स आ जाएगा। cos माइनस थीटा cos x ही होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos माइनस x cos x होता है। तो देखो x की जगह -x रखने पे वापस एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब cos x क्या है, इवन फंक्शन है। sin x में देखो, sin x की जगह आप -x रखोगे तो माइनस sin x आएगा, इसका मतलब sin x क्या है, ऑड फंक्शन है। तो यहां पर cos x इवन होता है और sin जो होता है वो ऑड होता है। चलिए अब आगे देखें, हाँ तो ये तो डबल हो गया तब जब ये इवन फंक्शन है, लेकिन ये जीरो भी होगा, ये जीरो भी होगा। कब होगा जीरो, इफ ध्यान देना, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये जीरो हो जाएगा। अब ऑड फंक्शन को चेक कैसे करेंगे, ऑड फंक्शन को चेक करने का आसान तरीका क्या है, फिर से यही एफ एक्स की जगह -x रख दो, अगर ये -f x आ गया तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑड है, ठीक है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, x की जगह -x रख दो, अगर -f x आ गया, अगर -f x आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड है, ठीक है ना। ठीक, दैट इज f ऑफ -x इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारी क्या है, इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए, ठीक है। कौन से दो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, दोनों आनी चाहिए आपको, इसका बहुत ज्यादा यूज है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको इंटीग्रेशन के बता दिए। देखिए मैंने आपको इंटीग्रेशन के जो हमारे बेसिक फॉर्मूले, स्टार्टिंग के फॉर्मूले थे वो मैंने सब आपको बता दिए, ठीक। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, स्पेशल इंटीग्रल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़े थे। इसके अलावा हमें एक दो चीजें और हमें यहाँ पर आनी चाहिए, देखिए क्या है, जरा उसको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। कार्टेशियन सिस्टम एंड सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, है ना। जैसे आप लोग क्लास 12th में जब आप लोगों ने एरिया बाउंड्री डिवीजन पढ़ा था, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो वहां पर भी आपने देखा था कि आपको पैराबोला का कर्व बनाना होता था, है ना, आपको इलिप्स का कर्व बनाना होता था, आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको वाई एक्सिस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। इन सब की जरूरत होती है हमें कब, जब हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो हमें मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ना है ना, तो देखिए यहाँ मल्टीपल इंटीग्रेशन में हमें जनरली कर्व की ही बात करनी है, ठीक है। यहाँ पर कभी इलिप्स आएगा, कभी सर्कल आएगा, कभी पैराबोला आएगा, कभी स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इनके बारे में भी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए इधर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की, है ना, कार्टेशियन सिस्टम की। देखो यहां पर क्या है, मतलब कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स और वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जरा ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारी होगी वाई एक्सिस, ठीक, और ये हमारी आ गई एक्स एक्सिस।
ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस भी मैंने ड्रॉ कर ली और वाई एक्सिस भी, देखें जरा, तो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक। चलिए अब जरा ध्यान दें, देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप अच्छे से जानते हैं ये ओरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। यहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पर एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, यहां पर एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं, और यहां पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। यहां पर देखो जरा, सबसे पहले मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या आप सब लोगों को मालूम है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, सबको मालूम होना चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम सभी लोगों को पता होगा, कुछ भूल गए हैं तो ध्यान दीजिए। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन, अगर आप ध्यान दें एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है, क्या होता है, वाई जीरो होता है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू जीरो। देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी, ठीक, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो दिया होगा, ठीक है। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन भी कर लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो क्या था, ठीक। तो एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो एक्चुअल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, देखिए वाई के ऊपर एक्स जीरो होता है, तो यहां पर क्या हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हमारी हो गई वाई एक्सिस की इक्वेशन, है ना। तो देखिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो। आगे देखें, नेक्स्ट देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना। एक्स एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान दीजिए। मतलब कुछ इस तरह से, ये देखिए ये क्या है, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप इस पे ध्यान दें तो इस पे y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, x की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चेंज हो रही है। तो देखिए इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू ए, y इक्वल टू, जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ए, है ना। अब मान लो a क्या है, a की जगह a कांस्टेंट है, a की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर y इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 से पास हो जाएगी, अगर y इक्वल टू 2 होगा तो सेकंड पॉइंट से पास हो जाएगी, y इक्वल टू -2 होगा तो नीचे से पास हो जाएगी, लेकिन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कोई लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो देखिए y एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होगी तो उस पे इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी लिख देता हूं, यहां पर कांस्टेंट है, ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो x इक्वल टू बी। अब देखें जरा यहां पर x इक्वल टू बी, है ना। तो x इक्वल टू बी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइन है जो यहां से पास हो रही है, देखिए ये एक लाइन है ना, जो कि पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमारे पास क्या था, प्लस और माइनस, ठीक है ना, प्लस और माइनस। तो देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ए। ये जनरल इक्वेशन है ना, जनरल है। बाकी a और b की जगह प्लस माइनस वैल्यू हो सकती है, तो लाइन ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, या लेफ्ट और राइट में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और वहां पर हमें क्या करना होगा, हमें वहां पर y के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ करनी होगी, x के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ करनी होगी, और हमें वहां पर इक्वेशन गिवन होगी। तो इस इक्वेशन को देख के हमें समझना है कि x एक्सिस के पैरेलल है या y के पैरेलल है।
चलिए उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस। अब ऐसी लाइन जो दोनों एक्सिस के इंक्लाइन है उसकी इक्वेशन कैसी होगी जरा ध्यान दें। देखिए अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस के इंक्लाइन है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। देखो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो सिंपली या तो y इक्वल टू ए हो जाएगी, x इक्वल टू बी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस के इंक्लाइन है, दोनों एक्सिस के इंक्लाइन का मतलब है वो इस तरह से कट कर सकती है, ऐसे कट कर सकती है, इस तरह से कट कर सकती है, लेकिन पैरेलल नहीं होगी। यानी कि ऐसी लाइन जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है, उसकी जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, ठीक है ना, उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस आएंगे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में दी गिवन होंगी हमें, है ना, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सारी ये। तो इन सभी इक्वेशंस का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। चलिए अब आगे देखिए जरा, इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, है ना। तो पैराबोला की इक्वेशन देखते हैं जरा। देखिए पैराबोला के हमारे पास, देखिए जो पैराबोला हमारे पास स्टैंडर्ड 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं। अब मैं वन बाय वन एक एक की बात कर लेता हूं कि कौन कौन से हमारे पास पैराबोला हैं। देखिए सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैं यहां पर जो आपको एग्जांपल बता रहा हूं वो एकदम स्टैंडर्ड पैराबोला है ना। बाकी स्टैंडर्ड पैराबोला जिनका ओरिजिन, जिनका वर्टेक्स कहां पर होता है, ओरिजिन पे होता है, जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। तो फिलहाल हम इन्हीं को समझ लेते हैं, बाकी और जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन तो वहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका डायग्राम देखते हैं जरा कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखें। देखिए तो यहां पर हमारे पास ये देखिए, इस y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, और ये पैराबोला देखिए कैसे बनता है, इस तरह से। देखिए ध्यान देना, इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं राइट वर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, राइट वर्ड पैराबोला। तो ये हमारे पास पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, 4ax, ठीक। चलिए अब देखिए दूसरा पैराबोला हमारा, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा पैराबोला देखिए कैसे बनेगा, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखें। देखिए सेकंड वाला पैराबोला, है ना। देखो पहले इक्वेशन लिख देता हूं, क्या होगी इक्वेशन सेकंड पैराबोला की। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अगर इस तरह की हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, तो देखिए ये पैराबोला कैसे बनेगा, जरा ध्यान दें। ये पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, रिवर्स में, ये, ठीक। तो ये देखिए इसको बोलते हैं राइट वर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड पैराबोला। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसमें प्लस साइन है और इसमें क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। तो ये हमारे दो पैराबोला हो गए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये वाला डायग्राम है, और y स्क्वायर इक्वल टू -4ax का ये वाला डायग्राम है। अब आगे देखें जरा, दो पैराबोला हमारे पास और हैं, देखिए कौन कौन से हैं। देखिए तो ये तो हो गया हमारा राइट वर्ड पैराबोला, ये हो गया हमारा लेफ्ट वर्ड पैराबोला। अब हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला और रह गया। तो इक्वेशन पे जरा ध्यान दें, यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो डायग्राम होगा, थर्ड जो हमारे पास पैराबोला होगा, उस पर जरा ध्यान दें। थर्ड है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। अब इसको देखें जरा, ये कैसे बनेगा। इस पैराबोला की मैं बात करूं, देखो इसको कैसे बनाएंगे। ये होता है हमारा अपवर्ड पैराबोला। कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला कैसे बनता है, देखिए ये सारे पैराबोला आपको बनाने आने चाहिए,
क्योंकि हमें इनका बहुत ज़्यादा यूज करना है। इस तरह से बनेगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये हमारा हो गया अपवर्ड पैराबोला। अब लास्ट हमारा इसमें है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, -4ay। अब इसका डायग्राम देखें जरा, देखें इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ध्यान दें, तो हमारे पास ये बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पैराबोला है हमारे लिए, है ना। अब देखिए मैंने जो आपको बताए हैं ये सब वो पैराबोला है जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। पैराबोला ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो जब हम मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर जब वो पैराबोला आएंगे तो वहीं पर मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है ना। आपको फिलहाल जो जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है अगर उतना आपको आता है तो आपको मल्टीपल इंटीग्रेशन में बाकी कोई सा भी पैराबोला दिया हो हम उसको भी इजीली बना लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इन दोनों को भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। ध्यान दीजिए इधर, देखिए तो इलिप्स और सर्कल। देखिए सर्कल की इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहां पर सर्कल की भी हमारे पास देखिए एक होती है जनरल इक्वेशन। तो अभी मैं जनरल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं उस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, उस सर्कल की बात कर रहा हूं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो देखिए ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, जरा ध्यान दें, है ना। जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा, जिसका सेंटर कहां होगा, ओरिजिन पे। देखिए जरा, सेंटर होना चाहिए ओरिजिन पे, इस तरह से। ये हमारा एक सर्कल, ठीक, और इसका जो सेंटर है वो कहां पर है, ओरिजिन पे। इसका सेंटर ओरिजिन पे। तो इस सर्कल, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर यहाँ पर रेडियस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे, और इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इलिप्स की, है ना, तो इलिप्स में देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स होता है वो क्या है, तो इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर लेकिन दो केस आएंगे। देखिए यहां पर ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 है। ठीक है, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा ध्यान दें, इसी को देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां पर क्या है, अगर ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर इसमें ए बी से बड़ा है तो डायग्राम अलग बनेगा, अगर बी बड़ा है तो डायग्राम अलग बनेगा। देखिए अभी यहां पर क्या है, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ नंबर वाई स्क्वायर के नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये जो इलिप्स बनेगा, जो इलिप्स बनेगा इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगी और इसकी माइनर एक्सिस कहां होगी, वाई एक्सिस पे। तो जरा देखें ध्यान से कैसे बनेगा डायग्राम। हाँ देखिए ये वाला इलिप्स कैसे बनेगा, इसको मैं बना रहा हूं यहां पर, आप ध्यान से देखें। ये हमारा होगा इलिप्स, ठीक है ना। देखो तो ये इसकी हो गई मेजर एक्सिस, और ये हो जाएगी माइनर एक्सिस, ठीक है ना। ये मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। इसमें जो ए है, ध्यान देना जरा, ये जो ए है, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -a, 0। तो ये हमारी मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये 0, a और ये 0, -a, है ना। तो ध्यान देना, अगर a बड़ा है, देखो ध्यान से देखो जरा, a यहां पर बड़ा है कि नहीं है। देखिए यहां, एक मिनट, एक चीज मैंने गलत लिख दी है, ये b है, कितना है, b।
हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 0,b और 0,-b। तो आप देख सकते हैं b कम है और a बड़ा है। तो जब a बड़ा होगा तो इलिप्स जो बनेगा उसकी मेजर एक्सिस कहाँ पर होगी, x एक्सिस पे, और माइनर कहाँ होगी, y एक्सिस पे। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं देखो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर दूसरे वाली इक्वेशन लिखें, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, जरा ध्यान दें, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना। मतलब इलिप्स की इक्वेशन एक ही है, यहाँ पर a b से बड़ा है। अब इसी में अगर मैं दूसरा केस लूं, दूसरा केस देखिए क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इक्वेशन सेम है, लेकिन यहां पर क्या है, इफ b इज ग्रेटर देन a, अगर b a से बड़ा है तब क्या होगा, देखें जरा। अगर b a से बड़ा है तो इस केस में क्या होगा, यहां पर देखो अगर b बड़ा है तो इसका मतलब जो y एक्सिस है ना, वो मेजर एक्सिस हो गई और x एक्सिस हो गई माइनर एक्सिस। तो डायग्राम देखें कैसा बनेगा, डायग्राम पे जरा ध्यान दें, देखिए तो फिर डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, एक डायग्राम बनेगा हमारा इस तरीके से, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक। ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और यहां पर हो जाएगी वाई एक्सिस। तो इस बार आप देख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है वो मेजर एक्सिस है, क्या है, मेजर एक्सिस है। जैसे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,b और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-b। तो इस बार b बड़ा है और a क्या है, छोटा है, a,0 और -a,0। तो ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई हैं, बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको बता दिए, है ना। फॉर्मूलों को यूज़ कैसे करना है जब हम मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे कल से, है ना। और मल्टीपल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट जो हमारे यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मल्टीपल इंटीग्रेशन के लेक्चर अब हमारे कल से आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इन फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करिए, इनका यूज़ करना हम अगले टॉपिक में सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आप पढ़ते रहिए।